इसमें क्या सच में कोलेस्ट्रॉल बिल्कुल नहीं होता है? क्या सच में शुगर बिल्कुल नहीं होती है? अगर आपका फूड प्रोडक्ट सॉलिड है, किसी पाउडर फॉर्म में है, फैट के रिस्पेक्ट में अगर हम बात करें तो यहां पर दो टाइप के क्लेम किए जाते हैं कि दिस प्रोडक्ट कंटेन्स लो फैट, या तो यहां पर क्लेम रहता है कि दिस प्रोडक्ट इज फ्री ऑफ फैट। जैसे आप इस फूड प्रोडक्ट में देख रहे होगे यहां पर 0 शुगर लिखा हुआ है। क्लेम को, इस वाली कंडीशन को फुलफिल करना होगा इस पैकेज्ड फूड प्रोडक्ट को, तभी वो इस क्लेम को दे सकता है। अगला न्यूट्रिएंट जो हमारा है उसमें हम कई चीजें देखने वाले, जैसे कि मुफा पुफा और ओमेगा 3 फैटी एसिड्स के बारे में। ये क्वेश्चन है आपका FSSAI CFSO 2019 का, ठीक है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सोया एजुकेशन। फ्रेंड्स, आपने बहुत सारे पैकेज फूड आइटम को कभी ना कभी कंज्यूम जरूर किया होगा। जब आप पैकेज फूड आइटम को खरीदने जाते हो मार्केट में, तो आप उस पैकेट में बहुत सारे क्लेम्स को देखते हो। किसी पैकेज्ड फूड आइटम में लिखा हुआ होता है कि इट इज कोलेस्ट्रॉल फ्री फूड, किसी में लिखा हुआ होता है कि इट कंटेन्स हाई अमाउंट ऑफ प्रोटीन, किसी में लिखा हुआ रहता है कि इट इज अ फैट फ्री प्रोडक्ट, तो किसी में क्लेम किया रहता है कि इट इज लो कैलोरी प्रोडक्ट, किसी में क्लेम रहता है कि इट इज अ शुगर फ्री प्रोडक्ट। तो ये जितने भी टाइप के आपने प्रोडक्ट के नाम देखे यहाँ पर, इसमें क्या सच में कोलेस्ट्रॉल बिल्कुल नहीं होता है? क्या सच में शुगर बिल्कुल नहीं होती है? और जिसमें भी ये हाईलाइट किया जाता है कि इट इज अ हाई प्रोटीन कंटेंट प्रोडक्ट, तो उसमें कितना प्रोटीन होता है? क्या ऐसा एक थ्रेशोल्ड होना चाहिए जिससे ज्यादा पे हम बोल सकें कि आपका प्रोडक्ट ज्यादा प्रोटीन कंटेंट को कैरी करता है? क्या ऐसा थ्रेशोल्ड होना चाहिए जिससे कि हम ये बता सकें कि ये जो सॉल्ट है उसमें लो सोडियम कंटेंट प्रेजेंट है? आज के लेक्चर में हम यही टॉपिक को यहाँ पर कवर करने वाले हैं, और लास्टली हम यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस को भी डिस्कस करेंगे जो FSSAI और अदर स्टेट एग्जाम में आपसे पूछे हुए हैं पर्टिकुलर इस टॉपिक से। तो आइए शुरू करते हैं आज के इस लेक्चर को। सबसे पहले यहाँ पर आप देखोगे कि 3 कॉलम्स बने हुए हैं। पहले कॉलम की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको बताया जाएगा कि कौन सा न्यूट्रिएंट है जिसके लिए क्लेम किया जा रहा है। दूसरा कॉलम यहाँ पर क्लेम बताएगा कि क्या क्लेम यहाँ पर किया जाता है उस पैकेज्ड फूड प्रोडक्ट में। तीसरे कॉलम में यहाँ पर वो कंडीशंस बताई गई हैं कि कौन सी ऐसी कंडीशंस होनी चाहिए जिसके बेसिस पे आप क्लेम कर सकते हो। क्या वो वैल्यूज होनी चाहिए जिसके बेसिस पे यहाँ पर आपसे क्लेम किया गया है, ठीक है। सबसे पहले अगर हम बात करें यहाँ पर, तो कैलोरी या एनर्जी को हमने यहाँ पर न्यूट्रिएंट माना है, ठीक है। क्लेम की अगर हम बात करें तो कुछ प्रोडक्ट आपने देखे होंगे जिनमें लिखा हुआ होता है कि लो कैलोरी प्रोडक्ट, ठीक है। तो लो कैलोरी के लिए यहाँ पर कौन सी कंडीशंस होनी चाहिए उसको देखते हैं। लो कैलोरी के लिए यहां पर कंडीशन होनी चाहिए, पहली चीज तो हम यहां पर 2 टाइप के फूड को कंसीडर करेंगे, या तो वो फूड सॉलिड हो सकता है या तो वो फूड लिक्विड हो सकता है। अगर आपका फूड प्रोडक्ट सॉलिड है, किसी पाउडर फॉर्म में है या किसी ऐसे फॉर्म में है जो कि सॉलिड स्टेट है, ठीक है, तो वहां पर 40 किलो कैलोरी पर 100 ग्राम से ज्यादा यहां पर आपका कैलोरी नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर वही फूड प्रोडक्ट लिक्विड है तो वो 20 किलो कैलोरी पर 100 ml से ज्यादा कैलोरी नहीं प्रोवाइड करे, तभी आप उसको लो कैलोरी वाले फूड प्रोडक्ट की कैटेगरी में रख सकते हो और आप उस पर ये क्लेम दिखा सकते हो, ठीक है। ये तो बात हो गई लो कैलोरी के क्लेम की। सेकंड क्लेम की अगर हम बात करें तो यहां पर कैलोरी फ्री का भी क्लेम किया जाता है बहुत से प्रोडक्ट में। कैलोरी फ्री की जगह यहां पर 0 कैलोरी भी लिखी जाती है, किसी ना किसी प्रोडक्ट में आपने जरूर देखा होगा, ठीक है। तो इसके लिए यहां पर कौन सी कंडीशन होनी चाहिए, कितनी वैल्यूज होनी चाहिए? तो यहां पर this product should not contain more than 4 किलो कैलोरी पर 100 ml for the liquid product। यहां पर ज्यादातर क्लेम ये लिक्विड प्रोडक्ट में किया जाता है, और इस केस में 4 किलो कैलोरी पर 100 ml से ज्यादा अगर वो प्रोवाइड कर रहा है तो उसको आप कैलोरी फ्री का क्लेम नहीं दे सकते हो, ठीक है। ये तो बात हो गई अपने सबसे पहले न्यूट्रिएंट जो कि था कैलोरी बेसिस पे। यहां पर आप एग्जांपल देख सकते हो, 2 प्रोडक्ट है यहां पर जिनमें लिखा हुआ है 0 कैलोरीज। 0 कैलोरीज का मतलब है कि इस कंडीशन को ये प्रोडक्ट फुलफिल करेगा तभी उस पर आप ये क्लेम कर सकते हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अपने सेकंड न्यूट्रिएंट की तरफ। सेकंड न्यूट्रिएंट की अगर हम बात करें तो ये होता है फैट। फैट के रिस्पेक्ट में अगर हम बात करें तो यहां पर 2 टाइप के क्लेम किए जाते हैं कि दिस प्रोडक्ट कंटेन्स लो फैट, या तो यहां पर क्लेम रहता है कि दिस प्रोडक्ट इज फ्री ऑफ फैट और इट कंटेन्स 0 फैट, ठीक है। तो पहले कंडीशन की अगर हम बात करें तो यहां पर फिर से आपको 2 टाइप के प्रोडक्ट मिलेंगे। पहला प्रोडक्ट ऐसा होगा जो कि सॉलिड स्टेट का होगा, और दूसरा टाइप का प्रोडक्ट जो होता है वो हमारा लिक्विड स्टेट का होता है। सॉलिड स्टेट के प्रोडक्ट की अगर हम बात करें तो इट शुड नॉट कंटेन मोर देन 3 ग्राम ऑफ फैट पर 100 ग्राम। अगर हम सॉलिड प्रोडक्ट को लिए हैं तो अगर उसमें 3 ग्राम से ज्यादा फैट है पर 100 ग्राम में तो वो लो फैट की कैटेगरी में नहीं आएगा, ठीक है।
इसी तरह अगर आपका प्रोडक्ट लिक्विड है तो वहां पर 1.5 ग्राम फैट पर 100 ml से ज्यादा नहीं कैरी करना चाहिए उस प्रोडक्ट में। ठीक है, आगे हम बात करते हैं फैट फ्री के लिए आप क्या क्लेम दे सकते हो। फैट फ्री के लिए यहां पर नॉट मोर देन 0.5 ग्राम ऑफ फैट पर 100 ग्राम फॉर सॉलिड और पर 100 ml फॉर लिक्विड। देखो यहां पर अगर 0.5 ग्राम से कम उसमें फैट प्रेजेंट है तभी आप उसको फैट फ्री प्रोडक्ट की कैटेगरी में रखोगे। यहां पर ऐसा कोई प्रोडक्ट नहीं होता है जो कि एकदम जीरो फैट कंटेनिंग प्रोडक्ट हो, इसी वजह से यहां पर एफएसएसएआई ने उसको 0.5 थ्रेशोल्ड पर लिमिट किया हुआ है। ठीक है, यहां पर आपके सामने दो प्रोडक्ट दिख रहे होंगे, एक में यहां पर क्लेम किया गया है लो फैट, तो लो फैट की कैटेगरी ये हो जाएगी, और दूसरे में यहां पर क्लेम किया हुआ है फैट फ्री, तो फैट फ्री के लिए ये कंडीशंस यहां पर फुलफिल करनी पड़ेगी इस टाइप के प्रोडक्ट को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपने थर्ड न्यूट्रिएंट की कैटेगरी पे। तो हमारा तीसरा न्यूट्रिएंट यहां पर है सैचुरेटेड फैट। सैचुरेटेड फैट से रिलेटेड कौन कौन से क्लेम्स आपके सामने आते हैं, या तो यहां पर लिखा हुआ होगा लो सैचुरेटेड फैट, या तो लिखा हुआ होता है सैचुरेटेड फैट फ्री और जीरो सैचुरेटेड फैट। ठीक है, लो के केस में यहां पर कौन सी कंडीशंस होनी चाहिए इसको देखते हैं। लो के केस में यहां पर नॉट मोर देन 1.5 ग्राम पर 100 ग्राम फॉर सॉलिड। अगर वो आपका प्रोडक्ट सॉलिड है तो उसमें 1.5 ग्राम पर 100 ग्राम से ज्यादा उसमें सैचुरेटेड फैट नहीं प्रेजेंट होना चाहिए। दूसरी अगर हम बात करें वही प्रोडक्ट अगर लिक्विड फॉर्म में है तो 0.75 ग्राम पर 100 ml से कम उसमें सैचुरेटेड फैट प्रेजेंट होना चाहिए। ये तो हो गई आपकी पहली कंडीशन। इसी के साथ साथ यहां पर दूसरी कंडीशन भी दी गई है आपको। दूसरी कंडीशन में यह लिखा हुआ होता है कि आइदर केस मस्ट प्रोवाइड नॉट मोर देन 10% ऑफ एनर्जी फ्रॉम सैचुरेटेड फैट। सपोज दैट आपके प्रोडक्ट में यह लिखा हुआ है कि इससे आपको 2000 किलो कैलोरी एनर्जी मिलेगी। ठीक है, तो यहां पर उस फूड प्रोडक्ट से आपको मैक्सिमम 200 किलो कैलोरी एनर्जी मिलनी चाहिए सैचुरेटेड फैट से। अगर सैचुरेटेड फैट से 200 किलो कैलोरी एनर्जी से ज्यादा आपको मिल रही है उस फूड प्रोडक्ट में, तो आप उसे लो सैचुरेटेड फैट वाले फूड प्रोडक्ट में नहीं रख सकते हो। ये आपको यहां पर ध्यान देना होगा, क्योंकि 200 कितना होता है 2000 का, ये होता है आपका 10%। तो यहां पर 10% से ज्यादा कैलोरी नहीं दे आपका वो प्रोडक्ट, किससे, सैचुरेटेड फैट से। ठीक है, ये आपको यहां पर ध्यान देना है, तभी आप इस क्लेम को वहां पर प्रेजेंट कर सकते हो अपने पैकेज्ड फूड प्रोडक्ट में। आगे हम बात करते हैं सेकंड क्लेम की, तो यह है सैचुरेटेड फैट फ्री प्रोडक्ट। इसके लिए कितना होना चाहिए, तो नॉट मोर देन 0.1 ग्राम पर 100 ग्राम और पर 100 ml। किसी भी सॉलिड या लिक्विड फूड प्रोडक्ट में अगर आपको क्लेम करना है कि ये सैचुरेटेड फैट फ्री है हमारा प्रोडक्ट, तो वहां पर 0.1 ग्राम पर 100 ml या पर सर्विंग से ज्यादा आप नहीं रख सकते हो। देखो एक बात यहां पर ध्यान देना कि हर जगह पर 100 ग्राम लिखा हुआ है, तो पर 100 ग्राम की जगह पर सर्विंग भी वहां पर लिख सकता है। ठीक है, क्योंकि एक सर्व को जनरली 100 ग्राम कंसीडर किया जाता है। ठीक है, तो पर सर्विंग भी लिखा हो या पर 100 ग्राम भी लिखा हो, दोनों यहां पर सही रहेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्लेम की तरफ। तो यहां पर अगला जो न्यूट्रिएंट होता है वो है शुगर। शुगर से रिलेटेड बहुत सारे क्लेम आपने डिफरेंट काइंड ऑफ पैकेज फूड आइटम में जरूर देखे होंगे। पहले क्लेम की अगर हम बात करें तो यहां पर लिखा हुआ होता है कि लो शुगर प्रोडक्ट। लो शुगर के लिए कौन सी कंडीशंस यहां पर होनी चाहिए, इट शुड नॉट कंटेन मोर देन 5 ग्राम ऑफ शुगर पर 100 ग्राम फॉर सॉलिड। अगर आपका फूड प्रोडक्ट सॉलिड है, सपोज दैट किसी बिस्किट वगैरह के फॉर्म में है या पाउडर फॉर्म में है, तो उसमें 5 ग्राम से ज्यादा शुगर नहीं होनी चाहिए पर सर्विंग। पर सर्विंग का मतलब है यहां पर 100 ग्राम से। ठीक है, अगर वही फूड प्रोडक्ट लिक्विड फॉर्म में है तो 2.5 ग्राम से ज्यादा वहां पर शुगर नहीं होनी चाहिए पर 100 ml में। ठीक है, ये आपको समझ में आया। फॉर लो शुगर कंटेंट आप यहां पर कैसे क्लेम कर सकते हो। सेकेंड क्लेम है यहां पर शुगर फ्री का। ठीक है, या कंटेन्स जीरो शुगर, जैसे आप इस फूड प्रोडक्ट में देख रहे होगे यहां पर जीरो शुगर लिखा हुआ है। ठीक है, तो जीरो शुगर के लिए आपके पास क्या कंडीशंस होनी चाहिए, इट शुड नॉट कंटेन मोर देन 0.5 ग्राम ऑफ शुगर पर 100 ग्राम और पर 100 ml। जो आपका फूड प्रोडक्ट है, चाहे वो सॉलिड हो चाहे वो लिक्विड हो, उसमें 0.5 ग्राम से ज्यादा शुगर नहीं प्रेजेंट होना चाहिए। ठीक है, ये दो कंडीशंस हो गई आपके लो शुगर और शुगर फ्री प्रोडक्ट के लिए। पहले प्रोडक्ट में आप देख रहे होगे कि शुगर फ्री लिखा हुआ है और यहां पर भी जीरो शुगर लिखा हुआ है। दोनों का मतलब सेम होता है, चाहे आप जीरो शुगर लिखो चाहे आप शुगर फ्री लिखो, दोनों को इस कंडीशन को यहां पर फुलफिल करना पड़ेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्लेम की तरफ। देखो यहां पर लिखा हुआ है न्यूट्रिएंट की अगर हम बात करें तो सोडियम लिखा हुआ है। सोडियम जनरली ज्यादातर आपको किस केस में देखने को मिलता है, यहां पर सॉल्ट के केस में देखने को मिलता है। तो सॉल्ट यहां पर आप 3 टाइप के देखे होंगे। एक ऐसा सॉल्ट होता है जिनमें लिखा हुआ होता है लो सोडियम सॉल्ट, एक ऐसा सॉल्ट होता है जहां पर वेरी लो सोडियम, और तीसरे में सोडियम फ्री लिखा होता है। जनरली कोई सॉल्ट ऐसा नहीं होता है जो कि सोडियम फ्री होता हो,
आप ये भी जानते हो। तो यहां पर आपको दो टाइप के प्रोडक्ट यहां पर भी हो सकते हैं, मे बी आपका जो फूड प्रोडक्ट है वो लिक्विड हो या वो सॉलिड हो, ठीक है। तो पहले क्लेम की अगर हम बात करें, लो सोडियम वाला क्लेम आप कब कर सकते हो? लो सोडियम वाला क्लेम आप तब कर सकते हो जब आपका फूड प्रोडक्ट 0.12 ग्राम से ज्यादा सोडियम कंटेंट ना प्रेजेंट हो उसमें, ठीक है। पर 100 ग्राम की बात हो रही है या पर सर्विंग आप इसे बता सकते हो। अगर वही फूड प्रोडक्ट लिक्विड है तो वहां पर 0.12 ग्राम पर 100 ml हो जाएगा, ठीक है। इससे ज्यादा अगर सोडियम प्रेजेंट है तो आप इसका क्लेम लो सोडियम की कैटेगरी में नहीं कर सकते हो, ठीक है। आगे हम बात करते हैं वेरी लो सोडियम की। तो वेरी लो सोडियम का क्लेम आप तब कर सकते हो जब 0.04 ग्राम सोडियम वहां पर 100 ग्राम और पर 100 ml लिक्विड में प्रेजेंट हो, ठीक है। सॉलिड फूड प्रोडक्ट है तो वहां पर 0.04 ग्राम से कम होना चाहिए, या लिक्विड फूड प्रोडक्ट है तब भी 0.04 ग्राम से कम वहां पर सोडियम का कंटेंट होना चाहिए, अगर आपको क्लेम देना है वेरी लो सोडियम का। लास्टली अगर हम बात करें यहां पर सोडियम फ्री का क्लेम आप कब कर सकते हो किसी भी टाइप के फूड प्रोडक्ट में? सोडियम फ्री का आप क्लेम तब कर सकते हो जब यहां पर 0.005 ग्राम से भी कम सोडियम प्रेजेंट हो पर 100 ग्राम और पर 100 ml किसी भी टाइप के फूड में, ठीक है। तो यहां पर अगर हम बात करें, आपके सामने यहां पर एक फूड प्रोडक्ट है जिसमें लिखा हुआ है लो सोडियम आयोडाइज्ड सॉल्ट। लो सोडियम आयोडाइज्ड सॉल्ट है तो इसको कौन सी कैटेगरी को फुलफिल करना होगा? इसको कैटेगरी को, इस वाली कैटेगरी को फुलफिल करना होगा। यहां पर क्या लिखा हुआ है कि 0.12 ग्राम से कम पर 100 ग्राम यहां पर सोडियम कंटेंट होना चाहिए। तो इस सॉल्ट ने इस कैटेगरी को फुलफिल किया है, तभी ये इस क्लेम को यहां पर दे रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले क्लेम की तरफ। अगला यहां पर हमारा न्यूट्रिएंट है डाइटरी फाइबर। बहुत सारे ऐसे आपने प्रोडक्ट जिसमें देखे होंगे जिसमें लिखा हुआ होता है कि दिस प्रोडक्ट कंटेन्स हाई फाइबर कंटेंट, ठीक है। या तो यहां पर लिखा हुआ होता है कि दिस प्रोडक्ट इज अ सोर्स ऑफ फाइबर, ठीक है। यहां पर इट कंटेन्स फाइबर ऐसा लिखा हुआ रहता है, ठीक है। तो सोर्स की जगह कंटेन्स भी लिख सकता है आपके उस फूड प्रोडक्ट में, ठीक है। तो इट इज अ सोर्स ऑफ हाई फाइबर, या तो ये लिख सकता है कि इट कंटेन्स फाइबर, ठीक है। अगर आपको लिखा हुआ है सोर्स ऑफ फाइबर तो इसमें कितना मिनिमम फाइबर कंटेंट होना चाहिए? अगर आपके फूड प्रोडक्ट में 3 ग्राम पर 100 ग्राम या 1.5 ग्राम पर 100 किलो कैलोरी से ज्यादा फाइबर है, तभी आप ऐसे फूड प्रोडक्ट में यह क्लेम कर सकते हो कि आपके फूड में फाइबर है और इट कंटेन्स फाइबर, ठीक है। सेकेंड क्लेम की अगर हम बात करें, अगर आपको यह क्लेम करना है कि दिस फूड प्रोडक्ट इज हाई फाइबर कंटेंट, ठीक है, इट कंटेन्स हाई फाइबर, या तो यहां पर फाइबर रिच फूड अगर आपको लिखना है, क्लेम करना है, तो आप यहां पर क्या, यहां पर मैंडेटरी होना चाहिए, यहां पर मैंडेटरी होना चाहिए कि एटलीस्ट 6 ग्राम यहां पर फाइबर प्रेजेंट होना चाहिए पर 100 ग्राम और 3 ग्राम पर 1000 किलो कैलोरी यहां पर फाइबर प्रेजेंट होना चाहिए, ठीक है। कैलोरीज के रेस्पेक्ट में भी आपको बताया गया है और वेट के रेस्पेक्ट में भी यहां पर आपको बताया गया है कि कितना फाइबर कंटेंट उसमें मिनिमम प्रेजेंट होना चाहिए, ठीक है। तो यहां पर आप देख रहे होंगे कि इस ब्रेड में यहां लिखा हुआ है हाई फाइबर ब्रेड, ठीक है। हाई फाइबर ब्रेड के लिए यहां पर इस वाले क्लेम को, इस वाली कंडीशन को फुलफिल करना होगा इस पैकेज्ड फूड प्रोडक्ट को, तभी वो इस क्लेम को दे सकता है, नहीं तो इस क्लेम को नहीं दे सकता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे यहां पर बात हो रही है न्यूट्रिएंट में, आपको दो टाइप के न्यूट्रिएंट की यहां पर बात करेंगे, अनसैचुरेटेड फैट और ट्रांस फैट की, ठीक है। अनसैचुरेटेड फैट जैसा कि आपको पता होगा कि हमारे लिए बेहतर होता है, अच्छा होता है, और ट्रांस फैट आपको पता होना चाहिए कि हमारे लिए अच्छा नहीं होता है, ठीक है। तो अनसैचुरेटेड फैट के रिस्पेक्ट में यहां पर क्लेम किया जाता है कि दिस फूड प्रोडक्ट कंटेन्स हाई अनसैचुरेटेड फैट, क्योंकि वो हमारी सेहत के लिए अच्छा होता है। तो उस कंडीशन में आपको यहां पर कितना मिनिमम होना चाहिए, यहां पर अनसैचुरेटेड फैट उसकी बात करते हैं। तो एटलीस्ट 70% ऑफ द फैटी एसिड जो आपकी प्रेजेंट है उस फूड प्रोडक्ट में, वो यहां पर अनसैचुरेटेड होनी चाहिए, तभी आप उसमें लिख सकते हो कि दिस फूड प्रोडक्ट कंटेन्स हाई अनसैचुरेटेड फैट, ठीक है। ये तो पहली कंडीशन हो गई। दूसरी कंडीशन, अंडर द कंडीशन दैट अनसैचुरेटेड फैट प्रोवाइड मोर देन 20% ऑफ एनर्जी ऑफ द प्रोडक्ट। सपोज दैट आपने वहां पर लिख रखा है कि इट कंटेन्स 1000 किलो कैलोरी ऑफ एनर्जी, अगर आप उसको खाते हो तो 1000 किलो कैलोरी आपको एनर्जी मिलेगी, तो उसका 20% उनमें कंट्रीब्यूट करना चाहिए अनसैचुरेटेड फैट को, मतलब उससे एटलीस्ट 200 किलो कैलोरी आपको मिलनी चाहिए, तभी आप इस क्लेम को यहां पर कर सकते हो, ठीक है। सेकंड बात करते हैं ट्रांस फैट की। तो जैसा आपको पता होगा कि ट्रांस फैट हमारे सेहत के लिए अच्छा नहीं होता है, तो कई ऐसे फूड प्रोडक्ट होते हैं जिनमें लिखा हुआ होता है ट्रांस फैट फ्री और जीरो ट्रांस फैट, ठीक है। उसमें आपको कौन सी कंडीशन को फुलफिल करना होगा? वहां पर द फूड कंटेन्स लेस देन 0.2 ग्राम ट्रांस फैट, अगर 0.2 ग्राम से कम ट्रांस फैट है, तभी आप अपने फूड प्रोडक्ट को यह क्लेम दे सकते हो कि वो ट्रांस फैट फ्री है या वो जीरो ट्रांस फैट कंटेन करता है, ठीक है।
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। यहां पर आप देख रहे होगे कि ये जो आपका फूड प्रोडक्ट है यहां पे लिखा हुआ है 0 ट्रांस फैट और 0 ग्राम ट्रांस फैट पर सर्विंग। तो यहां पर इस कंडीशन को फुलफिल करेगा तभी वो 0 ट्रांस फैट की कैटेगरी में आएगा, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग। देखो आगे बात हो रही है यहां पर कोलेस्ट्रॉल के केस की। कोलेस्ट्रॉल का केस आपने बहुत बार देखा होगा कि 0 कोलेस्ट्रॉल का क्लेम रहता है, लो कोलेस्ट्रॉल का क्लेम रहता है, ठीक है। तो यहां पर दोनों क्लेम को हम यहां पर अच्छे से समझते हैं। सबसे पहला हमारा जो क्लेम होता है वो होता है लो कोलेस्ट्रॉल का। लो कोलेस्ट्रॉल का मतलब क्या है, कितना मिनिमम कोलेस्ट्रॉल उसमें होना चाहिए, ठीक है। तो नॉट मोर देन, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। कितने से ज्यादा? 20 mg कोलेस्ट्रॉल पर 100 ग्राम फॉर सॉलिड। अगर सॉलिड फूड प्रोडक्ट है तो 20 mg कोलेस्ट्रॉल से ज्यादा नहीं होना चाहिए पर सर्विंग या पर 100 ग्राम में, ठीक है। इसके साथ साथ यहां पर 1.5 ग्राम सेचुरेटेड फैट यहां पर होना चाहिए पर 100 ग्राम फॉर सॉलिड में। मतलब अगर 1.5 ग्राम से ज्यादा सेचुरेटेड फैट प्रेजेंट है तब भी आप उसको लो कोलेस्ट्रॉल की कैटेगरी में नहीं रख सकते हो, ठीक है। इसके साथ साथ अगर हम बात करें 10 mg पर 100 ml फॉर लिक्विड, अगर आपका फूड प्रोडक्ट लिक्विड है तो उसमें 10 mg पर 100 ml यहां पर कोलेस्ट्रॉल कंटेंट होना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। या फिर 0.75 ग्राम ऑफ सेचुरेटेड फैट पर 100 ml फॉर लिक्विड। यहां पर जो आपका सेचुरेटेड फैट है वो 0.75 ग्राम पर 100 ml से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये दोनों केसेस की बात हो गई, सॉलिड के भी केस की, लिक्विड के भी केस की। दोनों केस में आप ये देख रहे होगे कि कोलेस्ट्रॉल के साथ साथ सेचुरेटेड फैट को भी यहां पर मेंशन किया गया है। कोलेस्ट्रॉल कम होने से कोई फायदा नहीं है अगर सेचुरेटेड फैट ज्यादा है तो, ठीक है। क्योंकि सेचुरेटेड फैट क्या करता है, हमारी बॉडी में जाने के बाद वो लो डेंसिटी कोलेस्ट्रॉल को प्रोड्यूस कराने का काम करता है और वो भी हमारी सेहत के लिए अच्छा नहीं माना जाता, ठीक है। ये तो बात हो गई दोनों केसेस की। इसके साथ साथ यहां पर बात हो रही है कि जो भी यहां पर आपने दिखाया है उसमें सेचुरेटेड फैट 10% से ज्यादा कैलोरी ना प्रोवाइड करे। जो भी आपका फूड प्रोडक्ट है उसमें जितना भी सेचुरेटेड फैट है, अगर वो टोटल एनर्जी का 10% से ज्यादा यहां पर फुलफिल कर रहा है तो वो इस कैटेगरी में नहीं रखा जाएगा, ठीक है। आगे बात करते हैं कौन से प्रोडक्ट को आप कोलेस्ट्रॉल फ्री का क्लेम दे सकते हो। तो कोलेस्ट्रॉल फ्री के क्लेम के लिए नॉट मोर देन 5 mg कोलेस्ट्रॉल पर सर्विंग और पर 100 ग्राम और पर 100 ml यहां पर होना चाहिए। मतलब अगर 5 ग्राम से ज्यादा कोलेस्ट्रॉल एक सर्विंग में है तो उसको आप कोलेस्ट्रॉल फ्री नहीं बोल सकते हो, ठीक है। आगे बात करते हैं एडिशनली उसमें 1.5 ग्राम सेचुरेटेड फैट पर 100 ग्राम होना चाहिए सॉलिड के केस में, और लिक्विड के केस में 0.75 ग्राम सेचुरेटेड फैट पर 100 ml होना चाहिए, ठीक है। इसके साथ साथ यहां पर वही वाला क्लेम, वही वाली कंडीशन फिर से आ जाती है कि 10% से ज्यादा एनर्जी आपको सेचुरेटेड फैट से नहीं मिलनी चाहिए इस प्रोडक्ट के, ठीक है। तो ये आपको क्लेम्स हो गए जिनमें जिस बेसिस पे आप ये बता सकते हो कि आपका प्रोडक्ट लो कोलेस्ट्रॉल के यहां पर क्लेम में है या कोलेस्ट्रॉल फ्री के क्लेम में, ठीक है। इसको आपको यहां पर ध्यान देना होता है। आगे बात करते हैं अगले न्यूट्रिएंट की। अगला न्यूट्रिएंट जो हमारा है उसमें हम कई चीजें देखने वाले, जैसे कि मुफा, पुफा और ओमेगा 3 फैटी एसिड्स के बारे में। मुफा की अगर हम बात करें तो इसको बोलते हैं मोनो अनसेचुरेटेड फैटी एसिड, पुफा को बोलते हैं पॉली अनसेचुरेटेड फैटी एसिड, और ओमेगा 3 फैटी एसिड आप अच्छे से जानते होंगे कि ये एक टाइप का अनसेचुरेटेड फैटी एसिड होता है जो कि हमारे हार्ट हेल्थ वगैरह के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है। तो यहाँ पर जितने भी न्यूट्रिएंट आपको दिए हुए हैं, अगर ये आपके फूड में हाई कंटेंट में प्रेजेंट है तो आपकी सेहत के लिए अच्छा माना जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपके कौन कौन से क्लेम्स दिए जाते हैं, या तो इनमें हाई का क्लेम रहता है या तो इसमें सोर्स का क्लेम रहता है। ओमेगा 3 के रेस्पेक्ट में बेसिकली ये लिखा रहता है कि इट कंटेन्स ओमेगा 3 फैटी एसिड, ठीक है। और मुफा के केस में और पुफा के केस में क्या लिखा रहता है कि इट कंटेन्स हाई अमाउंट ऑफ मोनो अनसेचुरेटेड फैटी एसिड और हाई अमाउंट ऑफ पॉली अनसेचुरेटेड फैटी एसिड, ठीक है। तो पहला केस देखते हैं कि जिसमें मोनो अनसेचुरेटेड फैटी एसिड कब आप लिख सकते हो कि ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है। यहां पर एटलीस्ट 45% ऑफ टोटल फैटी एसिड, जितना आपके फूड प्रोडक्ट में टोटल फैटी एसिड है उसका 45% से ज्यादा मोनो अनसेचुरेटेड फैटी एसिड यहां पर होना चाहिए, ठीक है। अगर हम बात करें, बहुत सारे ऑयल्स आपको देखने को मिलते हैं मार्केट में। ऑयल्स के केस में ज्यादातर ये रिक्वायरमेंट होती है अगर आपको यहां पर क्लेम देना है कि हाई मोनो अनसेचुरेटेड फैटी एसिड कंटेंट आपके ऑयल में प्रेजेंट है तो, ठीक है। अंडर द कंडीशन दैट मोनोअनसैचुरेटेड फैट प्रोवाइड मोर देन 20% ऑफ एनर्जी। इसके साथ साथ यहां पर जो आपका मोनोअनसैचुरेटेड फैट प्रेजेंट है वो 20% से ज्यादा एनर्जी आपको प्रोवाइड करना ही चाहिए, ठीक है। अगर 20% से कम एनर्जी प्रोवाइड करा रहा है तब भी आप यहां पर हाई मोनोअनसैचुरेटेड फैटी एसिड का क्लेम नहीं रख सकते हो अपने फूड प्रोडक्ट में। आगे हम बात करते हैं पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड की। तो किस फूड प्रोडक्ट में आप ये लिख सकते हो कि इट कंटेन्स हाई अमाउंट ऑफ पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। यहां पर एटलीस्ट 45% टोटल फैटी एसिड का पॉली अनसैचुरेटेड होना चाहिए, ठीक है। उसके साथ साथ जो आपका पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है वो
20% से ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड करना चाहिए, जो टोटल एनर्जी कंटेंट है आपके उस फूड प्रोडक्ट का। ठीक है, ये तो बात हो गई मुफा और पूफा की। आगे बात करते हैं ओमेगा 3 फैटी एसिड की। ओमेगा 3 फैटी एसिड अगर लिखा हुआ है कि दिस फूड प्रोडक्ट कंटेन्स ओमेगा 3 फैटी एसिड, तो उस केस में एटलीस्ट 0.3 ग्राम यहां पर ALA होना चाहिए। ALA क्या होता है? अल्फा लिनोलेनिक एसिड होता है। ठीक है, ये क्या होता है? एक टाइप का ओमेगा 3 फैटी एसिड है। पर 100 ग्राम या पर 100 किलो कैलोरी की बात हो रही है कि 0.3 ग्राम या उससे ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, आगे अगर हम बात करें कि अगर अल्फा लिनोलेनिक एसिड नहीं प्रेजेंट है तो क्या किसी और फैटी एसिड के रेस्पेक्ट में आप ये क्लेम दे सकते हो? हाँ, आप दे सकते हो। यहां पर एटलीस्ट 40 mg अगर EPA और DHA प्रेजेंट है तब भी आप उस फूड प्रोडक्ट को क्लेम कर सकते हो कि इट कंटेन्स ओमेगा 3 फैटी एसिड। EPA क्या होता है? ये होता है इकोसा पेंटेनोइक एसिड, और DHA क्या होता है? डोकोसा हेक्सेनोइक एसिड। अगर EPA और DHA का दोनों का सम जो है वो 40 mg या उससे ज्यादा है पर 100 ग्राम या पर सर्विंग में, तो आप यहां पर यह क्लेम दे सकते हो कि ये फूड प्रोडक्ट ओमेगा 3 फैटी एसिड को कंटेन करता है। ठीक है, या उसका सोर्स है। ठीक है, यहां पर आप देख रहे होगे कि आपके सामने एक फूड प्रोडक्ट है जिसमें लिखा हुआ है ओमेगा 3 फैटी एसिड। तो अगर आपको ये लिखना है तो ये कंडीशन को फुलफिल करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो आगे बात करते हैं अपने अगले न्यूट्रिएंट की। तो यहां पर जो हमारा अगला न्यूट्रिएंट आता है वो है प्रोटीन, और यहां पर विटामिन एंड मिनरल्स। ये दो न्यूट्रिएंट आप देख रहे होगे। प्रोटीन के रेस्पेक्ट में यहां पर कौन कौन से क्लेम किए जाते हैं? प्रोटीन के रेस्पेक्ट में क्लेम किया जाता है कि इट इज अ सोर्स ऑफ प्रोटीन, मतलब उसमें प्रोटीन प्रेजेंट है। या तो यहां पर क्लेम किया जाता है कि इट कंटेन्स हाई अमाउंट ऑफ प्रोटीन, मतलब जो आपका फूड प्रोडक्ट है उनमें बहुत ज्यादा प्रोटीन पाया जाता है। ठीक है, पहले के रेस्पेक्ट में अगर हम बात करें कि कौन सी कंडीशन होनी चाहिए जब आप इस क्लेम को दे सकते हो कि इट कंटेन्स प्रोटीन। यहां पर आपका प्रोडक्ट अगर सॉलिड है तो उसमें 10% ऑफ RDA पर 100 ग्राम आपको मिलना चाहिए। RDA क्या होता है? ये होता है रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस। प्रोटीन के रेस्पेक्ट में अगर हम RDA की बात करें तो 54 ग्राम हमको चाहिए होता है पर डे। ठीक है, ये हमारा RDA होता है प्रोटीन का। ठीक है, तो 54 ग्राम हमारा RDA होता है प्रोटीन का। अगर हम बात करें सॉलिड फूड प्रोडक्ट की तो हमको 10% हमारे टोटल RDA का इससे मिलना चाहिए। तो 10% कितना हो जाएगा? सॉलिड के रिस्पेक्ट में ये हो जाएगा 5.4 ग्राम। ठीक है, अगर हम एक सर्विंग ले रहे हैं, मतलब 100 ग्राम अगर हम उस फूड प्रोडक्ट को खा रहे हैं तो उनमें से मिनिमम हमको 5.4 ग्राम प्रोटीन मिलना चाहिए, तभी हम उसे ये क्लेम दे सकते हैं। सेकंड क्लेम की अगर हम बात करें कि लिक्विड फूड प्रोडक्ट है तो वो 5% ऑफ RDA होना चाहिए। तो अगर आपका फूड प्रोडक्ट लिक्विड है तो उससे आपको मिनिमम 2.7 ग्राम प्रोटीन मिलना चाहिए, तभी आप यहां पर लिख सकते हो कि आपका फूड प्रोडक्ट सोर्स है प्रोटीन का। ठीक है, आगे हम दूसरे क्लेम की अगर हम बात करें तो यहां पर लिखा हुआ है 20% ऑफ RDA पर ग्राम पर 100 ग्राम फॉर सॉलिड एंड 10% RDA फॉर पर 100 ml ऑफ लिक्विड। यहां पर भी हम देख लेते हैं, अगर आपका फूड प्रोडक्ट अगेन लिक्विड है और आपको यह क्लेम करना है कि इट कंटेन्स हाई अमाउंट ऑफ प्रोटीन, तो इस केस में आपका कितना होना चाहिए? 5.4 ग्राम होना चाहिए यहां पर लिक्विड के केस में। ध्यान देना, यहां पर लिक्विड के केस में 5.4 ग्राम है, सॉलिड के केस में नहीं है। और अगर सॉलिड के केस में हम बात करें तो कितना होना चाहिए? ये आपका कितना होना चाहिए? इट कंटेन्स 10.8 ग्राम। ठीक है, अगर आपका फूड प्रोडक्ट सॉलिड है और आपको एक सर्विंग उसकी लेनी है तो उसमें 10.8 ग्राम से कम अगर प्रोटीन आपको मिल रहा है तो यहां पर आप इसको हाई प्रोटीन कंटेंट वाले फूड की कैटेगरी में नहीं रख सकते हो। देखो यहां पर सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि 54 ग्राम हमने जो बोला है ये RDA होता है प्रोटीन का, ये रेफरेंस मेन के केस में बोला है। रेफरेंस मेन का वेट 65 kg होता है, उसके रेस्पेक्ट में यहां पर 54 ग्राम हमें पर डे प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है, रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस होता है। ठीक है, अब आगे बात करते हैं विटामिन और मिनरल्स की। तो देखो विटामिन और मिनरल्स में अलग अलग विटामिन का अलग अलग RDA होता है, अलग अलग मिनरल का अलग अलग RDA होता है। ठीक है, तो अगर आपको लिखना है कि इट इज अ सोर्स ऑफ विटामिन एंड मिनरल्स तो इनमें मिनिमम 15% RDA होना चाहिए सॉलिड के केस में, और 7.5% RDA होना चाहिए लिक्विड के केस में। ठीक है, इसी तरह अगर आप हाई प्रोटीन या हाई विटामिन या हाई मिनरल वाले फूड को यहां पर क्लेम कर रहे हो तो यहां पर इस फूड प्रोडक्ट में 30% ऑफ RDA आपको प्रोवाइड करना चाहिए विद प्रोटीन्स और मिनरल्स। ठीक है, या तो लिक्विड के केस में 15% आपको RDA प्रोवाइड कराना चाहिए ऑफ विटामिन एंड मिनरल्स जो कि आप क्लेम करना चाहते हो उसका। ठीक है, ये तो बात हो गई प्रोटीन और विटामिन एंड मिनरल्स के क्लेम के बारे में। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले न्यूट्रिएंट की तरफ। तो यहां पर लिखा हुआ है प्रोबायोटिक और ग्लाइसेमिक इंडेक्स। प्रोबायोटिक्स की अगर हम बात करें तो यहां पर आपको क्लेम लिखा हुआ रहता है कि इट कंटेन्स प्रोबायोटिक्स। देखो प्रोबायोटिक्स होते क्या है? प्रोबायोटिक्स लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि आपकी गट हेल्थ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, अच्छी गट हेल्थ को यहां पर प्रोवाइड कराते हैं अगर आप उन्हें कंज्यूम करते हो तो। ठीक है, इनमें बहुत सारे बैक्टीरियाज आ जाते हैं जैसे कि लैक्टोबैसिलस वगैरह, ये सब होते हैं प्रोबायोटिक्स। ठीक है,
तो यहाँ पर कितने प्रोबायोटिक्स होने चाहिए उसको यहाँ पर अगर आपको क्लेम करना है कि दिस फूड प्रोडक्ट कंटेन्स प्रोबायोटिक, तो कितने प्रोबायोटिक होने चाहिए? इट कंटेन्स मोर देन और इक्वल टू 108 CFU इन द रिकमेंडेड सर्विंग साइज पर डे। जो कि रिकमेंडेड सर्विंग साइज पर डे आपने लिख रखी है, उसमें मोर देन 108 कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट्स वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होने चाहिए जो कि प्रोबायोटिक का काम करते हैं, तभी आप उसको इस कैटेगरी में क्लेम कर सकते हो, नहीं तो नहीं क्लेम कर सकते हो। यहां पर आप यहां पर देख रहे होगे कि ये जो दही का प्रोडक्ट है ये प्रोबायोटिक कंटेनिंग प्रोडक्ट है, इसने क्लेम किया है, तो इसको क्लेम के लिए इस कंडीशन को फुलफिल करना नेसेसरी हो जाता है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं ग्लाइसेमिक इंडेक्स की। तो ग्लाइसेमिक इंडेक्स के बारे में लिखा हुआ होता है कि लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड। लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड कब लिखा रहना चाहिए, उसके लिए कौन सी कंडीशन होनी चाहिए? तो उसके लिए कंडीशन होनी चाहिए जीआई वैल्यू बिलो 55, 55 से कम जीआई वैल्यू होनी चाहिए, तभी आप उस फूड प्रोडक्ट में यह क्लेम कर सकते हो कि लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाला फूड प्रोडक्ट है। ठीक है, अ फूड जीआई इंडिकेट्स द रेट एट विच द कार्बोहाइड्रेट इन द फूड इज ब्रोकन डाउन इनटू ग्लूकोज। देखो जीआई होता क्या है वो बेसिकली आपको बताने की कोशिश की जा रही है कि जो आपका कार्बोहाइड्रेट जो भी आप कंज्यूम करते हो वो अंदर जाकर के टूटता है ग्लूकोज में। अगर वो कार्बोहाइड्रेट सिंपल कार्बोहाइड्रेट है तो बहुत जल्दी ब्रेक डाउन होता है उसका, अगर वही कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है तो उसका धीरे 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 ब्रेक डाउन होता है। ठीक है, किसमें ब्रेक डाउन होता है? ग्लूकोज में। अब वो जो ग्लूकोज होता है आगे जाकर के आपके बॉडी में इंटेस्टाइन के थ्रू एब्जॉर्ब होता है, एब्जॉर्ब होने के बाद कहां जाता है? वो ग्लूकोज जाता है ब्लड में। ठीक है, अब ये जो आपका ग्लूकोज ब्लड में गया है, ये जो आपका ग्लाइसेमिक इंडेक्स यहां पर 55 बताया जा रहा है, किसके रिस्पेक्ट में बताया जाएगा? ये 100 कब माना जाएगा? इसके लिए कोई ना कोई स्टैंडर्ड बनाया गया होगा ना, तो स्टैंडर्ड कैसे बनता है अब उसकी बात करते हैं। एक्सप्रेस्ड एज परसेंट ऑफ द रिस्पॉन्स टू द सेम अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट फ्रॉम स्टैंडर्ड फूड व्हाइट ब्रेड। देखो व्हाइट ब्रेड को यहां पर स्टैंडर्ड फूड माना गया है। जब आप व्हाइट ब्रेड को कंज्यूम करते हो तो जितना आपके ब्लड में ग्लाइसेमिक इंडेक्स आता है उसके रिस्पेक्ट में 55 से बिलो होना चाहिए ग्लाइसेमिक इंडेक्स इस फूड प्रोडक्ट का, जिसमें आप ये क्लेम करना चाहते हो कि वो लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाला फूड है। ठीक है, क्लियर हुआ ये? अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखिए यहां पर कुछ क्वेश्चंस है जिसको हम डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि शुरुआत में ही हमने बोला था कि लास्ट में हम लोग कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपके सामने ये है कि अ हेल्दी फूड कंटेन्स ट्रांस फैटी एसिड कंटेंट ऑफ। अगर कोई भी फूड हेल्दी है तो उसमें ट्रांस फैटी एसिड कंटेंट कितना होना चाहिए? ये क्वेश्चन है आपका FSSAI CFSO 2019 का। ठीक है, तो पहला ऑप्शन यहां पर क्या है? लेस देन 0.2 ग्राम पर सर्विंग। दूसरा ऑप्शन है लेस देन 1 ग्राम पर सर्विंग। तीसरा ऑप्शन है मोर देन 1 ग्राम पर सर्विंग और चौथा ऑप्शन है मोर देन 0.2 ग्राम पर सर्विंग। तो फ्रेंड्स यहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहां पर राइट आंसर होगा लेस देन 0.2 ग्राम पर सर्विंग। इनमें ट्रांस फैटी एसिड होना चाहिए, तभी आप उस फूड प्रोडक्ट को हेल्दी बोल सकते हो। ठीक है, क्योंकि अभी हमने यहां पर देखा था लास्टली, जब आप उस पे जाओगे ट्रांस फैटी एसिड वाले कॉलम में तो वहां पर लेस देन 0.2 ग्राम पर सर्विंग ट्रांस फैट होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन में पूछ रहा है लो सोडियम फूड। ध्यान देना, यहां पर लो सोडियम फूड लेबलिंग की बात कर रहा है। रेफर्स टू डैश और लेस ऑफ सोडियम पर स्टैंडर्ड सर्विंग। जो भी आपकी स्टैंडर्ड सर्विंग है उनमें कितना या उससे कम अगर प्रेजेंट है सोडियम तो आप उसको लो सोडियम फूड की लेबलिंग के अंतर्गत रख सकते हो। ठीक है, पहला ऑप्शन है 200 mg, दूसरा ऑप्शन है 35 mg, तीसरा ऑप्शन है 5 mg और चौथा ऑप्शन है 140 mg। तो अभी हमने यहां पर देखा था कि 0.12 ग्राम या उससे कम यहां पर अगर सोडियम कंटेंट प्रेजेंट होता है किसी भी फूड प्रोडक्ट में तो आप उसे लो सोडियम फूड की कैटेगरी में रख सकते हो। तो 0.12 ग्राम को अगर आप कन्वर्ट करोगे किसमें? मिलीग्राम्स में, तो ये आता है 120 मिलीग्राम्स। ठीक है, तो 120 मिलीग्राम या उससे कम अगर किसी भी फूड प्रोडक्ट में प्रेजेंट है तो आप उसे लो सोडियम फूड की कैटेगरी में रख सकते हो। यहां पर 120 तो कहीं नहीं लिखा हुआ है, बट नियर अबाउट आंसर अगर आप देखोगे तो 140 mg है और इसी को ऑफिशियल आंसर की के तहत यहां पर आंसर माना गया था। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया था तमिलनाडु FSO 2022 में, वहां का ये क्वेश्चन है। अगर हम बाकी के ऑप्शंस की बात करें तो 35 mg क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 0.035 और ये आ जाएगा अंडर द कैटेगरी ऑफ वेरी लो। ठीक है, और 5 mg की अगर हम बात करें तो ये हो जाएगा 0.005। ठीक है, ग्राम में हम यहां पर कन्वर्ट कर रहे हैं तो ये आ जाएगा आपका किसमें? सोडियम फ्री फूड की कैटेगरी में आपका ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। ठीक है, तो ये थे हमारे दो क्वेश्चन जो कि आपसे अभी लेटेस्ट ही FSSAI और अलग यहां पर जो आपको स्टेट FSO का एग्जाम है उनमें पूछे गए थे सेम टॉपिक से, और इन फ्यूचर भी बहुत ज्यादा चांसेस है कि आपसे इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। ठीक है,
अब फ्रेंड्स यहां पर आगे हम बात करते हैं कि अगर आपको इन डिटेल एनालिसिस में बहुत ही अच्छे से तैयारी करनी है, एफएसएसएआई के रेगुलेशंस को कवर करते हुए अपने टॉपिक के साथ साथ चलना है, तो आप स्वा एजुकेशन ऐप को यहां पर डाउनलोड कर सकते हो या स्वा एजुकेशन की वेबसाइट से आप लॉग इन कर सकते हो। ठीक है, यहां पर आपको बेनिफिट्स क्या मिलते हैं? बेनिफिट्स ये मिलता है कि इन डिटेल्ड एनालिसिस होती है किसी भी टाइप के चैप्टर्स की या टॉपिक्स की। ठीक है, तो अगर आप इन डिटेल्ड स्टडी करना चाहते हो तो यहां पर ऐप डाउनलोड कर सकते हो या फिर इस वेबसाइट पर जा सकते हो। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये था आज आपका लेक्चर जो कि था न्यूट्रिएंट क्लेम के ऊपर। फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। अंटिल देन, थैंक यू।